गेम्स ऑफ गद्दी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों में पाला बदलने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई है। किसी को टिकट कटने का डर सता रहा है तो कोई भविष्य बेहतर करने का सपना लेकर दूसरे दलों में दस्तक दे रहा है। यूपी की सियासत में दल बदल का खेल पूरी रफ्तार से चल रहा है। पाला बदलने वाले नेताओं की फेहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत से शुरू हुआ सिलसिला अभी जारी है। इस लिस्ट में अब दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल हो गया है। दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अब वो भविष्य की राजनीति के लिए नए ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं। पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। यूपी में 24 घंटे के अंदर 2 मंत्रियों के इस्तीफे से हड़कंप मचा हुआ है। सियासी लिहाज से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद का पुराना नाता रहा है। ऐसे में दोनों के एक साथ एक ही दल में जाने की संभावना है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी को सबक सिखाने तक का दम भर रहे हैं। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं, जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं, न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत। बीजेपी में बगावत की बयार बह रही है। मंत्री और विधायकों के इस्तीफे की हलचल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता अपने अपने तरीके से इस मसले का समाधान करने और चुनाव में जीत हासिल करने का दम भर रहे हैं। इस प्रकार की जो आप चर्चाएं सुन रहे हैं, 2014 में भी लोग कहते थे, 2017 में भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई थी, और 2019 में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद लोग कहने लगे थे कि अब बहुत भारी नुकसान होगा। जनता के आशीर्वाद से सर्वाधिक सीटें लेकर पार्लियामेंट में हमने देश की सरकार दोबारा बनाई। दरअसल अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे के घरों में दूसरों की व्यवस्था को देख करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है, उन लोगों को निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है और ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। इन लोगों ने जल्दबाजी में ये फैसला किया है, और हम तो कल भी मैंने कहा था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये इनको हर तरीके से सम्मान मिला, हर तरीके का इनका कद बढ़ाया गया, पद बढ़ाया गया, इनके परिवार को भी साधा गया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। ऐसे मौके पर निश्चित रूप से ऐसे लोग, ये लोग लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते, ये नुकसान पहुंचाते हैं। सियासी उठापटक के बीच ही समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। पश्चिमी यूपी की सियासत में दखल रखने वाले इमरान मसूद अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। कांग्रेस को अलविदा कह चुके इमरान मसूद अब अखिलेश के आदेश पर आगे की सियासी पारी खेलने को तैयार हैं। कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं? क्या विधायक? मेरे साथ सब मेरे साथी हैं, सब लोग आ रहे हैं। हम पार्टी को मजबूत करेंगे और अखिलेश जी का जो निर्देश होगा उसके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा साथ जो अखिलेश जी का आदेश फाइनल हो गया। नहीं, जो अखिलेश जी का आदेश होगा, कोई टिकट मांगने नहीं आए। आरएलडी के साथ अंदर आप बैठक में थे? आरएलडी के साथ नहीं, मैं बैठक में आरएलडी के साथ नहीं था, मैंने अखिलेश जी के साथ पार्टी के अंदर शामिल किया। धन्यवाद। चलो भाई, क्या बातचीत हुई? भाई कोई बातचीत नहीं, हम पार्टी में शामिल हुए बस, और क्या बातचीत हुई? उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। चुनावी मौसम में पाला बदलने की परिपाटी बेहद पुरानी है और ये इस बार भी चल रही है। 2 दिन के भीतर 2 मंत्रियों की बगावत से बीजेपी की भले ही बेचैनी बढ़ी हो, लेकिन नए लोगों को जोड़ने की कवायद यहाँ भी चल रही है। इसी कड़ी में यूपी की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले 3 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इनमें कांग्रेस के विधायक नरेश सोनी, समाजवादी पार्टी से निकाले जा चुके विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मवीर सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने विकास किया है,
और सबका साथ सबका विकास, यही सोच के हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव जी मौर्य, दिनेश शर्मा जी, इन सब में आस्था रखते हुए और हमने भारतीय जनता पार्टी को सर, समाजवादी पार्टी छोड़ने का क्या कारण आप बताएंगे? अब ये बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं, ये बातें फिर किसी दिन फुर्सत में होंगी। तो क्या आप इस बार आपको टिकट मिलेगी, ऐसी बातचीत हुई है आपकी? देखिए, हम लोग अभी तो बिना शर्त ज्वाइनिंग की है। दल बदल की राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ है, जो मतदान होने और नतीजे आने के बाद भी जारी रहने के आसार हैं। अब दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि इस तरह की राजनीति का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा और किसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव गठबंधन की गांठ मजबूत करने में जुटे हैं और इसके लिए चाचा शिवपाल समेत सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ टिकट बंटवारे पर भी मंथन हुआ है। फिलहाल साइकिल पर सवार तमाम नेता एकजुटता का दावा भी कर रहे हैं, मगर आगे क्या होगा इसे लेकर कई अटकलें भी हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का सपना देख रहे अखिलेश यादव गठबंधन के सहयोगियों के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश ने तरीका भी बदला है और नई तरकीब के जरिए जीत की राह आसान करने की उम्मीद जता रहे हैं। लखनऊ में गठबंधन के सहयोगियों के साथ अखिलेश की ये तस्वीर भी कई संकेत दे रही है। बैठक में चाचा शिवपाल भी मौजूद रहे। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद निकल गए हैं। साफ तौर से आप देखें तो ये बाएं साइड में शिवपाल जी बैठे हुए, फिलहाल साथ में आदित्य जी भी बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, दोनों लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल। बैठक करीब 1.25 घंटे चली है। इससे पहले 45 मिनट तक उनके आवास भी बैठक चली है। जलेश्वर मिश्रा ट्रस्ट और उनके आवास की दूरी बेहद कम है, करीब 300 मीटर है। चुनाव की रणनीति के साथ ही सहयोगियों के साथ टिकट बंटवारे पर भी अखिलेश यादव ने चर्चा की। मुकाबला बीजेपी से है, लिहाजा उसी हिसाब से तैयारी करने को भी कहा गया। सबको साधने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन सहयोगी दल फिलहाल सब कुछ सही होने का संकेत दे रहे हैं। कैसे 2022 में सरकार बनेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे हम लोग, उस पर काफ़ी लंबी वार्ता हुई और साथ में नाश्ता किया गया, साथ में अच्छे माहौल में चर्चा हुई। 2022 के लिए रणनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समझाया, हम लोग विचार जाने और आगे कैसे सरकार बनेगी 2022 किस पे वार्ता हुई। चाचा शिवपाल जी थे, ओम प्रकाश राजभर जी थे, आदरणीय कृष्णा पटेल जी थी और संजय चौहान जी थे, मैं था कि डॉक्टर मसूद साहब थे। और टिकटॉक को लेकर कोई बातचीत हुई? पहले और दूसरे फेज का आज या कल लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट जारी जाएगी। कोई पेज तो नहीं है? नहीं, कोई पेच नहीं, एकदम बहुत अच्छे माहौल में चुनाव। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, एकदम खुश हैं। अखिलेश यादव ने पूरब से लेकर पश्चिम तक छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ा है, ताकि हर क्षेत्र में जातीय और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से सियासत की साइकिल आगे बढ़ाई जा सके। इसके लिए सबकी भूमिका तय की जा रही है और सबको अहमियत देने का संदेश भी दिया जा रहा है। हमारे मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं और हम लोग गाँव की ओर चल करके और गाँव को समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो जातिवाद जनगणना का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का हो, चाहे अन्ना पशु का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का सवाल हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का सवाल हो, सारे मुद्दों पर हम लोग एग्री होकर के यहाँ से सब लोग गए। सहयोगियों को साधे रखना अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसे सफलता की उम्मीद भी है, लेकिन अखिलेश के सामने अपने लोगों के साथ बनाए रखने की भी चुनौती है।
लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चल रही हलचल के बीच अखिलेश यादव ने अपने करीबी मनोज पांडे को बुलाया और उनसे भविष्य के समीकरणों पर चर्चा की। अपने पार्टी का, अपने नेता अखिलेश यादव का कार्यकर्ता हूँ। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और जहाँ से विधायक हूँ वहीं ऊंचा हार से चुनाव लड़ रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही आशीर्वाद और उनकी कृपा से। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या सपा ज्यादा मजबूत होगी क्या? निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश के बहुत मजबूत नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में, उनकी देखरेख में, उनकी सिद्धांत और विचारधाराओं पर विश्वास कर समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का कारनामा बढ़ रहा है। अखिलेश यादव अपनी बिसात बिछा रहे हैं, सहयोगियों के सहारे सत्ता तक पहुंचने का सपना भी सजा रहे हैं। फिलहाल सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के जरिए वो चुनावी जंग में बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। मगर सवाल इसी बात का है कि क्या आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा? क्या जिन लोगों को जोड़ा है उनकी उम्मीदें कहीं भारी तो नहीं पड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के साथ सियासी दलों के साथ जुड़ने की तस्वीरों को सबने देखा है, लेकिन शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन अब भी दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे ये डील, आपको बता दें कि एसपी और पीएसपीएल की डील को लेकर बातचीत करते हैं। अखिलेश यादव 6 सीट देने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन शिवपाल यादव की तरफ से 6 से ज्यादा सीट की मांग की जा रही है। इसके बाद आपको बताते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, गुन्नौर, जसवंत नगर, भोजपुर, ये वो सीट है, आपको बताते हैं। और शिवपाल यादव की तरफ से गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। अब इसके बाद आपको समझाते हैं, क्योंकि ये तो बात सीट को लेकर हो गई। अब यहाँ पे जसराना, मुबारकपुर, गाजीपुर, इन सब सीटों की बात की जा रही है। और शिवपाल की तरफ से जसवंत नगर से आदित्य चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, उनके चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। अब आपको समझाते हैं, टिकट बंटवारे पर फिर बैठक होगी। शिवपाल यादव की तरफ से शिवपाल यादव जो है वो अपना पक्ष रखेंगे टिकट के बंटवारे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर टिकट के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर बातचीत भी की जाएगी। इसीलिए टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से बैठक होगी और शिवपाल यादव जो है वो अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पर। तो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 300 पार का नारा देकर चुनावी जंग में उतरी बीजेपी अपना हर किला मजबूत करने में जुटी हुई है। हालांकि 24 घंटे के भीतर 2 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में फिर बदलाव कर दिया है। सबसे ज्यादा ध्यान सही टिकट बंटवारे पर दिया जा रहा है। – 2017 की ही तरह 2022 में भी कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट बंटवारे की है। पहले चरण में किन उम्मीदवारों को उतारा जाए, इसके लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैराथन मंथन किया गया है। शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा सीटिंग विधायकों के टिकट काटने की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, मगर 2 दिन के भीतर चली बगावती बयार के बाद अमित शाह ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली में हो रही मैराथन बैठक में बीजेपी की जो बैठक लगातार चल रही है, उसमें गृह मंत्री ने यह तय किया है कि जो लगातार जो विधायकों को टिकट कटने की जो बात सामने आ रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब विधायकों के कम टिकट काटे जाएंगे। अब जो विधायकों की अगर रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब है, सिर्फ उन्हीं विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इसके अलावा अगर विधायकों की रिपोर्ट थोड़ी बहुत भी अगर पॉजिटिव है तो उनकी संभावना है कि उनको फिर से उस सीट से रिपीट कर दिया जाए या फिर उनकी सीट बदलकर उस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। तो जिस तरह लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ, उसके बाद दारा सिंह चौहान का आज इस्तीफा हुआ, कई सारे विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके बीच में अब ऐसी खबर, ये कहीं ना कहीं उन विधायकों के मन में एक ब्रेक देने की कोशिश है, जो सोच रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है और वो दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं। यूपी की सत्ता बीजेपी के लिए सिर्फ 2022 ही नहीं बल्कि 2024 के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्र में कायम रहना है तो यूपी जीतना ही होगा। इसलिए पार्टी की सीनियर लीडरशिप हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसके लिए सीएम और डिप्टी सीएम को चुनाव लड़ाने की भी तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर भी तरह तरह की चर्चा है।
बीते दिनों न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। योगी जी, एक सवाल इस समय देश के मन में है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि मथुरा वृंदावन की बात हुई तो एक आपके सांसद हैं, उनको भी भगवान कृष्ण का सपना आया कि आप वहां से चुनाव लड़ें। तो योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं? अयोध्या से लड़ने वाले हैं, मथुरा से लड़ने वाले हैं, गोरखपुर से लड़ने वाले हैं, कहां से लड़ने वाले हैं? देखिए, जब कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं जी, तो कृष्ण अपने भक्तों के सपने में क्यों नहीं आएंगे? तो मैं क्या समझूं इसका इशारा? और नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी, नहीं, सपना भाजपा के सांसद के सपने में तो भगवान कृष्ण आए होंगे, क्योंकि वह कृष्ण के ही भक्त हैं। लेकिन कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, यह पार्टी का, जहां से पार्टी को उचित लगेगा और पार्टी जहां से कहेगी हम लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का मामला है, पार्टी इसको तय करती है। मथुरा से लड़ने के संकेत सीएम ने भले ही दिए हों, लेकिन आला कमान की सोच अलग है। इसलिए फिलहाल साफ कर दिया गया है कि सीएम पहले चरण में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी बीजेपी ने योगी को मथुरा से चुनाव न लड़ाने की रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही एक बार फिर सस्पेंस बढ़ गया है कि सीएम किस विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। योगी आदित्यनाथ अब मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जब मथुरा 19 दिसंबर को आए थे तो जन विश्वास यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मथुरा के महंतों और संतों के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अयोध्या का विकास हो चुका है, काशी का विकास हो चुका है और अब मथुरा की बारी है। तो लगातार जो साधु संतों के द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी और यह विश्वास जताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार मथुरा से अपना भाग्य आजमा सकते हैं। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनावी गहमा गहमी हर तरफ है। बीजेपी भी बदलते हुए माहौल और समीकरणों के हिसाब से ताना बाना बुन रही है। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।